इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आज जाएंगे एडवांस कॉन्सेप्ट में। एडवांस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी को डिस्कस करेंगे कि आईटीसी पाने के लिए एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस for availing ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। नंबर 1 एलिजिबिलिटी में हम बताएंगे कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, नंबर 1 ले रहे हैं, नंबर 1 एलिजिबिलिटी में रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलेगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। रजिस्टर्ड पर्सन to take credit of input tax, registered person to take credit of input tax paid on inward supply of goods और सर्विसेज और बोथ। तो यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट मिलेगा इनपुट टैक्स पेमेंट के ऊपर। रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड, इनपुट टैक्स पेड होगा तो उनका क्रेडिट मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, और वही तो उसी को तो बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ना। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, ऑल ऑफ यू नो, जस्ट रिमेंबर इट। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर इनपुट टैक्स का मतलब होता है, इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेड ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आप टैक्स पे कर रहे हो। कितना टाइप का टैक्स पे कर सकते हो? अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो बाय वे ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो बाय वे ऑफ आईजीएसटी। तो टैक्स पेड ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बाय वे ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी इंक्लूड्स, ये भी आएगा इनपुट टैक्स के अंदर अगर आपने टैक्स पे किया है ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बाय वे ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है तो, और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है तो आईजीएसटी, राइट। फिर इंक्लूड्स के अंदर और भी एक पार्ट आएगा, टैक्स पेड ऑन goods imported, tax paid on goods imported by way of IGST, इंपोर्ट करने के टाइम में आपने जो IGST पे किया। और एक होगा एक्सक्लूड्स। इनपुट टैक्स के अंदर एक मीन्स आया, एक इंक्लूड्स आया था और एक एक्सक्लूड्स। और एक्सक्लूड्स में क्या था बताओ? ये सब तो हो गया है। एक्सक्लूड्स के अंदर क्या आ रहा है? टैक्स पेड बाय वे ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, तो चाहे आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी पे किया, चाहे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी पे किया,
चाहे आपने इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आईजीएसटी पे किया, इन तीनों को बोला जाएगा इनपुट टैक्स पे हो चुका है और इन्हीं के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट मिलेगा। बट ये सब आपने कब पे किया है? इनवर्ट सप्लाई के टाइम में। और इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, रिसिप्ट of goods and or services by way of purchase, acquisition or any other mode। whether for consideration or not for consideration, मतलब with consideration or without consideration। क्लियर है? देखिए क्या बता रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड। इनपुट टैक्स पेड का मतलब क्या हो गया? इनपुट टैक्स पेड का मतलब हो गया इनवर्ट सप्लाई में। इनवर्ट सप्लाई क्या होता है? आपने परचेज किया, आपने एक्वायर किया है और एनी मोड के थ्रू आपके पास रिसिप्ट हुआ है। यू आर रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड और सर्विसेज बाय योर परचेज, बाय योर एक्विजिशन और बाय एनी अदर मोड, वेदर विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। तो आपके पास अगर गुड्स और सर्विसेज रिसिप्ट हुआ है तो माना जाएगा इनवर्ट सप्लाई हुआ है। और इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आपने जो टैक्स पे किया मतलब अगर इनवर्ट सप्लाई में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो रहे हैं तो आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी पे किया। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है फिर भी वहां पे भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी पे किया। और नहीं तो आपने इंपोर्ट किया था गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आपने आईजीएसटी पे किया। इन सब पेमेंट को माना जाएगा इनपुट टैक्स पेमेंट। और इनपुट टैक्स पेमेंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा? आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये क्रेडिट कौन ले पाएगा? ये क्रेडिट केवल रजिस्टर्ड पर्सन ले पाएगा। अच्छा, सेकेंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इनको हटा रहे। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्या है? सेकेंड में क्या ले रहे? सेकेंड में ले रहे गुड्स एंड और सर्विसेज सेकेंड में ले रहे गुड्स एंड और सर्विसेज जो इनवर्ट सप्लाई के थ्रू रिसिप्ट हुआ है आपको। गुड्स एंड और सर्विसेज रिसिप्ट थ्रू इनवर्ट सप्लाई must be used in the course of business or in furtherance of business। तो जो गुड्स एंड और सर्विसेज रिसिप्ट हुआ है थ्रू इनवर्ट सप्लाई वो बिजनेस में यूज होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस का फर्दरेंस में यूज होना चाहिए। इन कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब आप लोग जानते हो कि ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब आप सब लोग जानते हो कि बिजनेस का एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, इनको बोलेंगे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमने एलिजिबिलिटी देख लिया कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और गुड्स और सर्विसेज जो भी इनवर्ट सप्लाई के थ्रू आया है, जिनको हम बोल रहे हैं कि जिनको हम बता रहे हैं कि जिनके ऊपर इनपुट टैक्स पे हो चुका है, वो गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसके साथ कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? आईटीसी पाने के लिए कुछ कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये दोनों तो हो गया, फिर इनके साथ कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा
आईटीसी अवेल करने के लिए। वो कंडीशन क्या है? नंबर 1 कंडीशन, रिटर्न, ये जो इनवर्ट सप्लाई वगैरह हुआ है उनके अगेंस्ट में बता रहे हैं, रिटर्न अंडर सेक्शन 39 मस्ट हैव बीन फर्निश्ड, रिटर्न फर्निश्ड हो चुका है तभी जाके आईटीसी मिलेगा। जिन गुड्स और सर्विस के बारे में बात हो रहा है उनके अगेंस्ट में रिटर्न फाइल हो चुका है, जो इनवर्ट सप्लाई वगैरह हुआ है उनके अगेंस्ट में रिटर्न फाइल हो चुका है। रिटर्न क्या होता है, 39 में क्या रिटर्न है वो हम बाद में जाकर 39 जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ये इतना याद रखो कि रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए तभी जाकर आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। जिस गुड्स और सर्विस के ऊपर आप आईटीसी मांग रहे हो उनके अगेंस्ट में रिटर्न वगैरह फाइल हो जाना चाहिए। सेकेंड में हम क्या लिख रहे हैं, गुड्स, देखिए ऑटोमेटिकली कवर्ड हो गया है जब हमने इनवर्ट सप्लाई लिखा है। इनवर्ट सप्लाई का मतलब ही था रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। फिर भी यहाँ पे कंडीशन में हम अलग से दे रहे हैं कि गुड्स एंड और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसिप्ट। तो गुड्स एंड और सर्विसेज जिनके ऊपर इनपुट टैक्स पे हो चुका है और जिसके अगेंस्ट में मुझे क्रेडिट मिलेगा वो ऑलरेडी मुझे रिसिप्ट हो चुका है। मुझे मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स एंड और सर्विसेज रिसिप्ट हो चुका है। इनमें एक एक्सेप्शन हम आपको बता रहे हैं जिसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू मॉडल, B2S, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन का डायरेक्शन में, मान लीजिए यहां पे सप्लायर है और यहां रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन ऑर्डर प्लेस किया है सप्लायर को, तो सप्लायर डिलीवरी करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के पास इनवर्ट सप्लाई आएगा। बट रजिस्टर्ड पर्सन का डायरेक्शन में सप्लायर ने क्या किया, कोई एक थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर किया है एंड और सर्विसेज प्रोवाइड किया है, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज चाहे दोनों। रजिस्टर्ड पर्सन का डायरेक्शन में सप्लायर ने गुड्स एंड और सर्विसेज डिलीवर्ड कर चुका है और प्रोवाइड कर चुका है कोई एक थर्ड पर्सन को, तो इस केस में माना जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को ही ये माना जाएगा, मतलब डिम्ड, इट इज डिम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का डायरेक्शन में सप्लायर ने डिलीवरी किया है और प्रोवाइड किया है गुड्स एंड और सर्विसेज को थर्ड पर्सन को, फिर भी इट विल बी डिम्ड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड और सर्विसेज। तो यहाँ पे गुड्स एंड और सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को रिसीव हो चुका है। इनमें आपको बिल टू शिप टू मॉडल वाला कहानी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो रजिस्टर्ड पर्सन को मिला ही नहीं, यहाँ पे थर्ड पर्सन को मिला है, बट ये माना जाएगा कि ये रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिला है। इनको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। नाउ ये था सेकेंड कंडीशन। अच्छा, थर्ड कंडीशन में बता रहे कि इनपुट टैक्स, ये भी ऊपर में हमने ले लिया है, यहीं ले लिया है। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड, क्रेडिट तब मिलेगा जब पेमेंट हो चुका है। तो इनपुट टैक्स मस्ट हैव बीन पेड, इनपुट टैक्स मस्ट हैव बीन पेड, इनपुट टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। अच्छा, इनपुट टैक्स मस्ट हैव बीन पेड जब लिखा है, पेमेंट किसके थ्रू हो चुका है, ये याद रखो, बाद में जाके जब यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पेमेंट में बी थ्रू कैश और पेमेंट में बी थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये वाला बात अभी समझ में नहीं आएगा। ये सप्लायर के लिए बता रहे, रजिस्टर्ड पर्सन तो रिसिपिएंट है, रजिस्टर्ड पर्सन तो पे कर दिया है किसको, सप्लायर को, और सप्लायर भी पे कर दिया गवर्नमेंट को। ये बात बोल रहे हैं, सप्लायर जब गवर्नमेंट को पे करेगा तो कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं, और आईटीसी को, जो सप्लायर है उनके बुक्स में भी आईटीसी पड़ा हुआ है, वो अपना आईटीसी को यूटिलाइज करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ये वाला बात तब समझ में आएगा जब यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे सेक्शन 49। अभी यहां तक समझ में आ गया। पहले क्या लिखा था, रिटर्न फर्निश्ड हो चुका है। सेकंड में लिखा था गुड्स एंड और सर्विसेज रिसिप्ट हो चुका है, और थर्ड में लिख रहे हैं इनपुट टैक्स मस्ट हैव बीन पेड। यहाँ पे और एक बात, हम यहाँ पे तो बिल टू शिप टू मॉडल हमने ले लिया, और एक चीज यहाँ पे बता रहे, अगर मान लीजिए गुड्स रिसिप्ट हुआ है लॉट में, मतलब सेवरल लॉट में गुड्स आएगा, सेवरल लॉट्स,
एक लॉट में नहीं आएगा, बहुत सारा लॉट्स में गुड्स आएगा, एक बार में नहीं आएगा, इंस्टॉलमेंट वाइज आएगा, लॉट्स में आएगा। तो गुड्स अगर लॉट्स में आएगा तो लास्ट लॉट्स रिसिप्ट होने के बाद ही माना जाएगा गुड्स रिसिप्ट हो चुका है। तो जब तक लास्ट लॉट रिसिप्ट नहीं होता है तब तक तो नहीं माना जाएगा कि आपने गुड्स रिसीव किया है, और आईटीसी भी आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो आईटीसी अवेल करने के लिए लास्ट लॉट रिसिव होना जरूरी है, अगर लॉट्स में रिसिप्ट हो रहे हैं तो। और एक बात बता रहे हैं, तो यहाँ पे लॉट्स वाला बात को याद रखो कि लास्ट लॉट्स मस्ट बी रिसिव्ड, लास्ट लॉट मस्ट बी रिसिव्ड, ये लिख के रखो, बाद में याद रहेगा। लास्ट लॉट मस्ट बी रिसिव्ड। और एक बता रहे, जब गुड्स एंड और सर्विसेज को लेकर बात हो रही है, आप जानते हो गुड्स कितना प्रकार का होता है, इनको एक बार हटा रहे, क्लियर। आप सब लोग जानते हो कि गुड्स कितना प्रकार का होता है। एक तो होता है इनपुट और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मीन्स गुड्स the value of which is capitalized in the books of the person claiming the input टैक्स क्रेडिट। क्या लिखा है? कैपिटल गुड्स मीन्स द गुड्स, ये भी एक गुड्स है, वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड, बुक्स में आपने कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट आपने जो अकाउंट्स में करते हो, कैपिटलाइज कर देते हो, उसको एसेट्स का फॉर्म में लेकर आ जाते हो, तो एक बार में वो पीएल में डेबिट नहीं होता है, उनका छोटा छोटा पार्ट डिप्रिसिएशन के रूप में पीएल में डेबिट होता है। वही वाला बात यहां हो रहा है। कैपिटल गुड्स मीन्स द गुड्स value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming the ITC। जो पर्सन ITC क्लेम कर रहे हैं वो अपना बुक्स में इसको क्रेडिट कर लिए, एंड which are used or intended to be used in the course of business or in furtherance of business। बात समझ में आ गया? ये कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स मीन्स, फिर से पढ़ के सुना रहे, कैपिटल गुड्स मीन्स द गुड्स वैल्यू ऑफ व्हिच इज कैपिटलाइज्ड, एसेट का फॉर्म दे दिया आपने, इन द बुक्स ऑफ द पर्सन। कौन दिया एसेट का फॉर्म? द पर्सन व्हिच क्लेमिंग द आईटीसी, एंड व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जिसको आप यूज कर रहे हो, नहीं तो फ्यूचर में जाके यूज करोगे, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब जाके वो कैपिटल गुड्स होगा। इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है इनपुट मीन्स गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स used or intended to be used
बाय द सप्लायर in the course of business or in furtherance of business. इनपुट का मतलब हो गया वो गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हम इनपुट नहीं मानेंगे, कैपिटल गुड्स को छोड़ के अदर गुड्स जो है जो यूज्ड होगा, यूज्ड हो रहे और इंटेंडेड टू बी यूज्ड होगा, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन फ्यूचर बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे इनपुट चाहे कैपिटल गुड्स दोनों के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट होगा, उन टैक्स के ऊपर आपको क्या मिलेगा, उन टैक्स के ऊपर वो जो टैक्स का पेमेंट आप करोगे, ये तो इनवर्ड सप्लाई हो रहा है गुड्स का, अगर इनवर्ड सप्लाई होगा चाहे वो गुड्स इनपुट है चाहे वो गुड्स कैपिटल गुड्स है, चाहे वो गुड्स इनपुट है चाहे वो गुड्स कैपिटल गुड्स है, उनके ऊपर अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो इनपुट टैक्स पेमेंट के ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा, जिनको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट अगर कैपिटल गुड्स खरीदने के टाइम में आपने कैपिटल गुड्स जब आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे थे, आपने जो इनपुट टैक्स का पेमेंट किया है वो इनपुट टैक्स का पेमेंट आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, मतलब इनपुट टैक्स का पेमेंट को भी आपने कैपिटलाइज कर दिया बुक्स में। कैपिटल गुड्स जो खरीद रहे हैं उनके लिए जो पैसा पे कर रहे हो, आप जो पैसा पे कर रहे हो उसमें दो कंपोनेंट है, एक तो कैपिटल गुड्स के लिए जो कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो वो कंपोनेंट है, सेकंड जो सप्लायर ने आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक टीजीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी, जो भी चार्ज हुआ है आपके ऊपर, आपने जो टैक्स का पेमेंट किया है, तो दो पोर्शन हो गया, एक कैपिटल गुड्स का कंसीडरेशन, दूसरा टैक्स का पेमेंट। कैपिटल गुड्स का जो कंसीडरेशन है वो बुक्स में कैपिटलाइज्ड होना जरूरी है, बट आपने जो इनपुट टैक्स पेमेंट किया है उनको भी अगर बुक्स में आपने कैपिटलाइज कर दिया है तो वो इनपुट टैक्स का पेमेंट के ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर आप बाद में जाकर डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। समझ में नहीं आ रहा है? दिखा रहे यहां दिखा रहे, मान लीजिए आपने 1,00,000 का एक मशीनरी खरीदा है तो इनवर्ड सप्लाई हुआ है, इनके ऊपर मान लीजिए कि 18% जीएसटी है, चाहे इंट्रा स्टेट चाहे इंट्रा स्टेट, तो डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंगली सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक टीजीएसटी, नहीं तो पूरा ही हो जाएगा आईजीएसटी, जो भी है उनमें हम नहीं जा रहे। तो आपने कितना पेमेंट किया है, आपने गुड्स का जो कंसिडरेशन है वो तो पेमेंट किया ही है, कैपिटल गुड्स का कंसिडरेशन 1,00,000, तो बुक्स में कैपिटलाइज कितना होना चाहिए 1,00,000, बट आपने 1,00,000 प्लस 18,000, 18% जीएसटी मतलब 18,000, 18,000 को भी आपने क्या किया बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। मतलब आपका एंट्री होना चाहिए था ऐसा, आपका एंट्री होना चाहिए था कैसे कि आपने जो कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, मान लो मशीनरी खरीद रहे हो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 होना चाहिए था, टू मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,00,000। अच्छा, इनपुट टैक्स जो होना चाहिए था वो पहले कर लेते, इनपुट टैक्स चाहे सीजीएसटी चाहे एसजीएसटी जो भी बोलो, इनपुट टैक्स डेबिट 18,000, टू अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो बैंक, पेमेंट नहीं किया है तो पार्टी का नाम 1,18,000, ये होना चाहिए था। ये होने में क्या होता, आपको 18 का क्रेडिट मिलते, बट आपने क्या किया सुनिए, आपने ऐसा एंट्री पास नहीं किया है, आपने सीधा मशीनरी अकाउंट डेबिट किया है 1,18,000 को, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया है 1,18,000 को, टू बैंक नहीं तो सप्लायर अकाउंट मतलब पार्टी का नाम 1,18,000। अगर आपने ऐसा एंट्री पास कर लिया है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंट्री गलत नहीं है, वो बात नहीं कर रहे हैं, ये एंट्री होने में आपको आईटीसी मिलेगा, तो आईटीसी पाने के लिए ऐसा एंट्री होना चाहिए, बट आपने 18,000 को भी कैपिटलाइज कर दिया। तो अगर आपने 18,000 को भी कैपिटलाइज कर दिया तो 1,18,000 कैपिटलाइज हो चुका है, तो आपने फ्यूचर में जाके 1,18,000 के ऊपर तो डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। तो अगर आपने जो टैक्स पे किया उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो उनके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुआ? तो कैपिटल गुड्स के बारे में आपको ये याद रखना पड़ेगा। इनको हटा रहे हैं, गुड्स हो गया था, फिर सर्विसेज को लेते हैं। सर्विसेज में इनपुट सर्विस आता है,
जो गुड्स और सर्विसेज का बात हो रहा है उनमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये बात कर रहे हैं। सर्विसेज इनमें क्या आ रहा है, इनपुट सर्विसेज आ रहे हैं। इनपुट सर्विसेज मीन्स services used or intended to be used by the supplier in the course of business or in furtherance of business। इनपुट सर्विस का मतलब हो गया वो सर्विस जो यूज हो रहा है बिजनेस में और नहीं तो फ्यूचर में यूज होगा बिजनेस में। कौन यूज करेगा, जो रिसीव कर रहे हैं वो बाद में यूज करेगा। उनको हम सप्लायर क्यों बता रहे हैं, बाद में जाके वो इनपुट सर्विस को यूज करके प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे, वो भी तो फ्यूचर में जाके सप्लाई करेंगे ना, तो इसलिए उनको सप्लायर बता रहे हैं। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस का कोर्स में चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का कोर्स में। हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे, नंबर 1 डिस्कस किया था कंडीशन में। कंडीशन में 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट डिस्कशन हो चुका है। पहला पॉइंट क्या था, रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फाइल हो चुका है। गुड्स एंड और सर्विस एक्सेप्शन क्या था, अगर लॉट्स में गुड्स रिसिप्ट हो रहे तो फाइनल लॉट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आईटी से क्लेम नहीं कर पाओगे। बिल टू शिप टू मॉडल भी डिस्कस किया है। बिल टू शिप टू मॉडल में हमने क्या डिस्कस किया था, बिल टू शिप टू मॉडल में हमने डिस्कस किया था कि रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स एंड और सर्विसेज रिसिप्ट नहीं हो रहे, उनका डायरेक्शन में सप्लायर ने थर्ड पार्टी को वो डिलीवर किया और प्रोवाइड किया है, फिर भी माना जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को ही रिसिप्ट हुआ है, ये माना जाएगा, डिम्ड किया जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन का डायरेक्शन में ही सप्लायर ने थर्ड पार्टी को डिलीवर किया नहीं तो प्रोवाइड किया गुड्स एंड और सर्विसेज को। और भी एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया अभी कि अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स आपने पे किया है उनको भी आपने कैपिटलाइज कर दिया, मतलब उनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, तो फिर उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट में डिस्कशन है। और थर्ड वाला पॉइंट में इनपुट टैक्स पेमेंट हो चुका है, पेमेंट हो चुका मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचा है, और गवर्नमेंट तक कौन पहुंचा है, सप्लायर ने पहुंचा है। अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो रेसिपिएंट ने खुद ही पहुंचाया है, बट गवर्नमेंट तक पहुंच जाना चाहिए। और पहुंचने के लिए माध्यम क्या हो सकता है, कैश के थ्रू भी पहुंच सकते हैं और एग्जिस्टिंग आईटीसी को यूटिलाइज करके भी आप पहुंचा सकते हो। और 4 नंबर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये 3 पॉइंट डिस्कशन हो चुका है। 4 नंबर में हम जाके डिस्कशन करेंगे कि आईटीसी जो है तब मिलेगा जब रजिस्टर्ड पर्सन पॉजेस करता है, रजिस्टर्ड पर्सन पॉजेस करता है टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, मतलब इनवॉइस वगैरह। इनवॉइस वगैरह आपके पास है तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, नहीं तो क्लेम नहीं कर सकते। तो ये 4 कंडीशन था, बट फिर भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम बताएंगे कि आईटीसी इनवर्ट सप्लाई अगर हुआ है गुड्स का अगर इनवर्ट सप्लाई हुआ है फिर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। कब, 17(5) सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 उनमें क्लॉज एच, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करते हैं कि कब कब क्रेडिट नहीं मिलेगा। उनमें हम एच वाला पॉइंट को अभी डिस्कस करेंगे, सेक्शन 17(5) जाके बाद में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, बट आज एच वाला पॉइंट का डिस्कशन हो जाना जरूरी है। एच वाला पॉइंट में क्या लिखा है, इनको हटा रहे तो डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ये क्या होता है, ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17(5) आपको बताता है कि कौन कौन सा केस में आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने इनपुट टैक्स पेमेंट किया, इनवर्ट सप्लाई भी हो चुका है, सारा कंडीशन आपने फुलफिल किया, फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कब क्रेडिट नहीं मिलेगा वो बताएगा ब्लॉक क्रेडिट वाला सेक्शन, ब्लॉक्ड क्रेडिट।
सेक्शन 17(5), सेक्शन 17 पूरा, सेक्शन 17(5) ये कंप्लीट डिस्कशन बाद में करेंगे, बट आज एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 17(5) क्लॉज एच, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं GFL SDW, मतलब क्या हो गया? GFL SDW, G का मतलब हो गया गुड्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री गिफ्ट। आपने फ्री गिफ्ट दे दिया, फ्री वर्ड यूज करने का जरूरत नहीं, बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट तो हमेशा फ्री होगा। तो आपने गिफ्ट बेसिस पे गुड्स को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, किसी को गिफ्ट दे दिया। गुड्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल बेसिस पे आपने गुड्स को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया। नहीं तो लॉस्ट गुड्स, लॉस्ट वर्ड पे स्ट्रेस है, स्टोलन गुड्स, स्टोलन वर्ड पे स्ट्रेस है, डिस्ट्रॉयड गुड्स, और W मतलब हो गया वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न ऑफ, वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न ऑफ। तो गुड्स का वैल्यू जब रिटर्न हो चुका है, उन गुड्स के अगेंस्ट में ITC नहीं मिलेगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये 6 केस जहां पे ITC आपको नहीं दिया जाएगा, यू कैनॉट अवेल ITC। ब्लॉक क्रेडिट का ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे। तभी ये हो चुका है, इनको हटा रहे हैं। आप सब लोग जानते हो कि पेमेंट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई में आपने जो इनपुट टैक्स पे करते हो, वो इनपुट टैक्स का अगर आप क्रेडिट अवेल करोगे, इन क्रेडिट को बुलाया जाता है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ना क्वेश्चन इज कि इनवर्ड सप्लाई कितना टाइप का हो सकता है। अब बताओगे सर इनवर्ड सप्लाई 2 टाइप का हो सकता है, एक इंट्रास्टेट और एक इंटरस्टेट। नाउ इंट्रास्टेट सप्लाई में एक तो आप CGST पे करते हो प्लस SGST, और नहीं तो UTGST, डिपेंडिंग अपन स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है कि यूटी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इंटर स्टेट सप्लाई में आप IGST पे करते हो, इंक्लूडिंग इंपोर्टेड गुड्स। गुड्स जब इंपोर्टेड होता है उनके ऊपर जब IGST पे करते हो, उनका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई में हम इंक्लूडिंग इंपोर्टेड गुड्स ले सकते हैं, नहीं तो इंपोर्ट को हम अलग से भी लिख सकते हैं कि इंपोर्टेड गुड्स, इनके ऊपर जो आप IGST पे करते हो वो IGST भी, उनका भी आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो ये सब आप पेमेंट करते हो। तो आपने CGST SGST पेमेंट किया इंट्रा स्टेट में, और इंटर स्टेट में आपने IGST पे किया, इंपोर्टेड गुड्स में भी आपने IGST पे किया। तो जो आपको ITC मिलेगा वो कौन सा ITC? ITC का नेचर भी होगा CGST प्लस SGST ऑब्लिक UTGST। तो CGST पेमेंट करने में CGST का ITC मिलेगा, SGST पेमेंट करने में SGST का ITC मिलेगा, UTGST पेमेंट करने में UTGST का ITC मिलेगा, और IGST पेमेंट करने में IGST का ITC मिलेगा। इंपोर्टेड गुड्स में भी आप IGST पे करते हो तो आपको IGST का ही ITC मिलेगा। क्लियर हो गया? तो आपके पास ये सब ITC आया है। ये ITC आपको कहाँ से समझ में आएगा कि आपके पास ये सब ITC ऑलरेडी यू हैव अवेल्ड, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है? ये कैसे समझ में आएगा? देखिए 3 टाइप का लेजर होता है। कौन सा 3 टाइप का लेजर? अभी लेजर को लेकर बात करेंगे। चलिए
नाउ इलेक्ट्रॉनिक लेजर ये तीन प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक लेजर है। कौन सा तीन प्रकार? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, पहले क्रेडिट लेजर को लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है इनमें क्या रिफ्लेक्ट होता है? इनमें बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है आईटीसी का अमाउंट, कि आपने इनवर्ट सप्लाई में जो इनपुट टैक्स पे किया है वो इनपुट टैक्स के ऊपर आपको क्रेडिट मिले, वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन का अकाउंट में रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये तीन लेजर क्रिएट होता है। वो तीन लेजर मतलब गवर्नमेंट आपका ये तीन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं बेसिकली, आप ये समझ सकते हो। इनमें हम डिटेल में आएंगे। तो इसमें रिफ्लेक्ट्स होता है आईटीसी। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें रिफ्लेक्ट्स होता है कैश मेड, कैश डिपॉजिट्स। अब जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो कुछ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो आईटीसी को यूटिलाइज करके पेमेंट हो जाएगा और बाकी कैश लेकर आना पड़ेगा। तो कैश जो आप डिपॉजिट करो, कैश डिपॉजिट रिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। एंड टीडीएस, टीसीएस मेड। टीडीएस टीसीएस के बारे में आएंगे, जैसे डायरेक्ट टैक्स में टीडीएस टीसीएस का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे भी होता है। जो टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो आपसे जो टैक्स काटा गया है, नहीं तो कलेक्ट किया गया है, वो सब भी रिफ्लेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में डिटेल पढ़ने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 49 सबसेक्शन 1 एंड 3 को भी पढ़ना पड़ेगा, 49(1) एंड 49(3). यहां पे पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर, कैसे याद रखोगे बता रहे हैं, 1 एंड 3 हो गया। यहां पे 49(7), 49(8) एंड 49(9). तो 1 एंड 3 हो गया। अब यहाँ पे 7, 8, 9, तो बीच में क्या आना चाहिए, 2, 4, 5 ये सब आना चाहिए। तो यहाँ लिखोगे सेक्शन नंबर 49 सबसेक्शन 2, सेक्शन 49 सबसेक्शन 3 यहाँ हो गया, तो 4 यहाँ होगा, एंड सेक्शन 49 सबसेक्शन 5। बात क्लियर हो गया ना? अभी टैक्स का मेजर हेड को लेकर डिस्कशन करना है। टैक्स का मेजर हेड को लेकर अगर डिस्कशन करेंगे, टैक्स का मेजर हेड कितना हो सकता है, इनको हटाते पहले सबसे पहले हम देखेंगे पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, उसके बाद हम यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी को देखेंगे। तो पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में कौन कौन सा आता है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी रजिस्टर। तो पहले हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो बैंक के पास आपका एक बैंक नहीं, गवर्नमेंट के पास आपका एक खाता मेंटेन हो रहा है।
खाता का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या रिफ्लेक्ट होता है? अब बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है वो कैश जो हमने जमा किया है टैक्स पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, पेनल्टी पे करने के लिए, लेट फी पे करने के लिए एंड अदर्स पेमेंट करने के लिए जो कैश जमा किया है वो कैश रिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अच्छा, यहाँ पे डेबिट ले लेते, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट और इधर ले रहे क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। नाउ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो कैश आपने जमा किया है वो क्रेडिट है कि डेबिट है? ऑब्वियसली वो क्रेडिट है। आप बोलोगे सर कैश जमा हो रहे तो डेबिट होना चाहिए, नहीं। आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन को याद करो जो आपने एकदम स्टार्टिंग लेवल में किया था कॉमर्स में। कॉमर्स जब स्टार्ट किया था उसी टाइम में आपने किया था। अब जब बैंक में खाता खोलते हो, बैंक के लिए आप कौन हो? बैंक के लिए आप एक कस्टमर हो। तो कस्टमर जब बैंक के पास जाके अपना कस्टमर का अकाउंट बैंक में मेंटेन है तो कस्टमर अपना अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वो तो कस्टमर के लिए डेबिट होना चाहिए, बट वहाँ पे क्रेडिट होता था। क्यों क्रेडिट होता था? क्योंकि बैंक वाला कस्टमर का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और जैसे ही कस्टमर अपना अकाउंट में पैसा जमा किया, बैंक के लिए क्या हो गया? बैंक इज लायबल टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी टू कस्टमर। बैंक को लौटाने के लिए लायबल हो, बैंक वो पैसा लौटाने के लिए लायबल हो जाता है कस्टमर को। बैंक वो पैसा जो कस्टमर से मिला वो पैसा कस्टमर को लौटाने के लिए लायबल हो जाता है, इसलिए बैंक कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट दिखाते हैं और जैसे ही पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे लायबिलिटी खत्म हो जाता है तो वहाँ का डेबिट दिखाता है। सेम यहाँ पे भी प्रिंसिपल फॉलो होगा कि आप आपका अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपका अकाउंट गवर्नमेंट के पास मेंटेन हो रहे, तो आप जैसे ही कैश जमा किया वो बैंक नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या दिखाएंगे? गवर्नमेंट यहाँ पे आपके नाम पे क्रेडिट दिखाएंगे। तो क्रेडिट में कौन कौन सा अमाउंट आ रहा है? नंबर 1 अमाउंट आ रहा है कैश डिपॉजिट। नंबर 1 कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट। नंबर 2 में क्या रहे? टीडीएस टीसीएस क्लेम्ड, टीडीएस टीसीएस क्लेम्ड, ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में? डेबिट में क्या रहे बताएंगे। इसके बाद ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को। नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी आपने जो इनपुट टैक्स जमा किया इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, उसके ऊपर क्रेडिट मिलना है, तो आपको क्रेडिट मिलना है। मतलब गवर्नमेंट इज लायबल टू गिव यू द क्रेडिट, तो आपके नाम पे गवर्नमेंट क्या करेंगे? क्रेडिट दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है? आपको मिलने वाला है तो आपको जो मिलने वाला है वो आपके लिए डेबिट है, बट गवर्नमेंट तो देने वाला है तो गवर्नमेंट वो क्रेडिट दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दिखा रहा है? क्रेडिट दिखा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट क्या होगा? इनपुट टैक्स पेड, इनपुट टैक्स पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई and self-assessed by the registered person through return। ये क्रेडिट दिखाएगा। डेबिट क्या होगा? आर है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर अगर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में गवर्नमेंट आपसे पैसा लेने वाला है, मतलब गवर्नमेंट इज एंटाइटल टू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू। तो गवर्नमेंट जब आपका अकाउंट अपने पास मेंटेन करेंगे तो आपसे पैसा मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट आपका नाम को डेबिट दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट लायबिलिटी regarding IGST, CGST, SGST, UTGST, ये अमाउंट डेबिट होता है।
मतलब आउटपुट इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में ये रिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये रिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये रिफ्लेक्ट होता है। ये आपने पहले भी देखा है। अभी देखिए कैसे एडजस्टमेंट होता है, पेमेंट कैसे होता है टैक्स का पेमेंट कैसे होगा। यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि ये लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। ये लाइबिलिटी पे करने के लिए, अच्छा यहाँ पे और भी ले लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है आउटपुट लाइबिलिटी रिगार्डिंग IGST, CGST, SGST, UTGST, ये तो मेजर हेड हो गया। सेस भी ले सकते हैं, ये मेजर हेड हो गया। इनका माइनर हेड भी तो लेना पड़ेगा ना, कि इंटरेस्ट, मतलब IGST, CGST, SGST, UTGST ये टैक्स है, इनके साथ इंटरेस्ट अगर एप्लीकेबल है तो इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एंड अदर्स पेमेंट, अदर्स ये भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी इनका पेमेंट होगा। इनका पेमेंट कैसे होगा? सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अमाउंट को यूटिलाइज करोगे, तो यहाँ पे डेबिट क्या करोगे? पेमेंट ऑफ टैक्स, इनको डेबिट करोगे। तो टैक्स का पेमेंट यहाँ से हो सकता है, बट इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, इन सब का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज करके नहीं कर सकते। पेमेंट ऑफ IGST, CGST, SGST, UTGST, इनको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं देखिए, तो ये डेबिट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट हो गया। डेबिट होकर क्या पेमेंट हो गया? पेमेंट हो गया टैक्स का अमाउंट। तो टैक्स का अमाउंट अगर पेमेंट हो गया तो यहाँ पे आउटपुट लाइबिलिटी कम हो जाएगा, तो आउटपुट लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आउटपुट लाइबिलिटी को जब क्रेडिट करेंगे क्या आ रहा है देखिए, यहाँ आ रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ ITC towards payment of IGST, CGST, SGST, UTGST, बट ब्रैकेट में लिख रहे हैं टैक्स ओनली। यहां पे भी लिख रहे हैं टैक्स ओनली। क्लियर हो गया? तो इनमें अगर ITC यूज करके आपने पूरा टैक्स पेमेंट कर दिया तो ठीक है, टैक्स पेमेंट हो गया। बट टैक्स अगर बैलेंस है, मतलब जितना ITC था वो यूटिलाइज करके पूरा टैक्स का पेमेंट हो नहीं पाया। आपका टैक्स का पेमेंट करना था 1000, बट ITC पड़ा हुआ था कितना? 700। तो 700 को तो यूटिलाइज करके पेमेंट हो गया, मतलब 1000 पेमेंट करना था, 700 को यूटिलाइज करके सेट ऑफ कर दिया, तो बाकी 300 बच गया। 300 पेमेंट करना है। 300 कहाँ से लेंगे? 300 पेमेंट करने के लिए हम कैश लेजर में हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो कैश लेजर को डेबिट करेंगे। कैश लेजर में जब डेबिट करेंगे तब क्या लिखेंगे? पेमेंट ऑफ IGST, CGST, SGST, UTGST, ये टैक्स हो गया। ठीक है, एंड इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर्स, इनका पेमेंट करने के लिए। तो यहां पे टैक्स का पेमेंट तो यहां से यूटिलाइज करके कर दिया, जो बच गया वो टैक्स का पेमेंट यहां से करेंगे, और इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी का पेमेंट तो ऑब्वियसली कैश लेजर को यूटिलाइज करके ही करेंगे। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं देखिए, ये नंबर 1 हो गया था। अभी नंबर 2 को ले रहे हैं। नंबर 2 में लिख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ITC towards payment of IGST, CGST, SGST, UTGST, इनमें टैक्स ले रहे हैं, एंड इंटरेस्ट, पेनल्टी,
लेट फी और लास्ट में अदर्स ले रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, तो आउटपुट लायबिलिटी में टैक्स का पेमेंट क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज करके कर सकते हो, बट बाकी पेमेंट करने के लिए आप कैश को ही ओनली यूटिलाइज कर सकते हो, आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आईटीसी यूटिलाइज करके केवल टैक्स का पेमेंट हो सकता है, बाकी पेमेंट आपको कैश यूटिलाइज करके करना पड़ेगा। और टैक्स का पेमेंट के लिए ऑप्शन है, आप आईटीसी यूटिलाइज करके भी कर सकते हो, आप कैश यूटिलाइज करके भी कर सकते हो। तो टैक्स पेमेंट करने के लिए आप आईटीसी को भी यूटिलाइज कर सकते हो, इनको भी यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर बाकी पेमेंट हो रहे, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, तो ओनली कैश को यूटिलाइज कर पाओगे, आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ये मैटर क्लियर हो गया यहां तक। ये था पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। अभी देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यहाँ पे जो हम आईटीसी को यूटिलाइज कर रहे हैं ना, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, कैसे ये यूटिलाइज हो रहा है, ये वाला बात को समझना पड़ेगा। तो केवल यहाँ पे फोकस करेंगे, अभी इनको हटा रहे हैं। अभी करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में सबसे पहले लेते हैं कौन सा आईटीसी का यूटिलाइजेशन करने के लिए जा रहे हो। आईटीसी ऑफ व्हाट? आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, आईटीसी ऑफ यूटीजीएसटी। अब सब लोगों को पता है कि आपने जो इनवर्ट सप्लाई में इनपुट टैक्स पे किया है, उन इनपुट टैक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्रेडिट मिलता है, उनको बोलता है आईटीसी। तो आपने कौन सा टैक्स पे किया है? सीजीएसटी पे किया तो सीजीएसटी का आईटीसी मिलेगा, आईजीएसटी पे किया तो आईजीएसटी का आईटीसी मिलेगा, अगर एसजीएसटी यूटीजीएसटी पे किया तो एसजीएसटी यूटीजीएसटी का आईटीसी आपको मिलेगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं आईटीसी ऑफ व्हाट? अगर आईजीएसटी को तो आईजीएसटी लिखेंगे, सीजीएसटी होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी यूटीजीएसटी होगा तो एसजीएसटी यूटीजीएसटी। बट इनको एडजस्ट किसके साथ करोगे? आउटपुट लायबिलिटी के साथ। कौन सा आउटपुट लायबिलिटी? आउटपुट लायबिलिटी भी सीजीएसटी का जनरेट कर सकते हैं, एसजीएसटी का जनरेट कर सकते हैं, यूटीजीएसटी का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी का जनरेट कर सकते हैं। अब जब सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई में आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, टैक्स गवर्नमेंट तक जमा करना है, बट पूरा जमा नहीं करते हो, आईटीसी के साथ एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट को जमा करते हो। तो ये जब आप कस्टमर से कलेक्ट किया पैसा, आप सप्लायर हो, आप रिसिपेंट से पैसा कलेक्ट किया, ये पैसा आपके लिए हो जाता है आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं हम, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, इनके साथ एडजस्ट होगा। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, ना तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो यहां हम लिख रहे हैं आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। सबसे पहले आईजीएसटी जो आईटीसी का पड़ा हुआ है, उनको किसके साथ एडजस्ट करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी को हम एडजस्ट करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी के साथ। तो ये होगा नंबर 1। नंबर 2 में चाहे आप सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करना चाहते हो तो सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करो, एसजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ पहले एडजस्ट करना चाहते हो तो पहले एसजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट करो, नेक्स्ट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करो। मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन है, तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और इनको लिखेंगे एनी ऑर्डर, एनी मैनर। यहां एक नोट देंगे। नोट क्या है? आईटीसी ऑफ आईजीएसटी must be completely
and mandatorily exhausted। तो आईजीएसटी का आईटीसी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट स्टेज में आएंगे सीजीएसटी का आईटीसी को एडजस्ट करने के लिए। अगर आईजीएसटी का आईटीसी अभी अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है तो आप सीजीएसटी का आईटीसी और एसजीएसटी का आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट आ रहे हैं आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। तो सबसे पहले सीजीएसटी का जो आईटीसी है वो किसके साथ एडजस्ट करोगे? आप बोलोगे सीजीएसटी लायबिलिटी के साथ। तो ये सीजीएसटी लायबिलिटी यहाँ है, इनको हम बनाएंगे नंबर 3। उनके बाद आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? आप बोलोगे सर आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, ये होगा नंबर 4। इनके साथ यू कैनॉट एडजस्ट। सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं होता है, इनमें हमने क्रॉस कर दिया, ये नॉट परमिटेड है। तो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी होगी। यहाँ पे भी एक नोट आना चाहिए, वो नोट हम बाद में लिखेंगे नीचे। नेक्स्ट ले रहे आईटीसी ऑफ एसजीएसटी। आईटीसी ऑफ एसजीएसटी में आप सबसे पहले किसके साथ एसजीएसटी का आईटीसी को एडजस्ट करोगे? एसजीएसटी लायबिलिटी के साथ। एसजीएसटी लायबिलिटी में हम यहाँ लिख रहे हैं 5। उसके बाद आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? ये तो परमिटेड नहीं है। एसजीएसटी को आप एसजीएसटी यूटीजीएसटी को आप सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे और सीजीएसटी को आप एसजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ये परमिटेड नहीं है। तो ये अगर 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर होना चाहिए। बट यहां पे एक नोट देना पड़ेगा आपको। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी आपने आईजीएसटी लायबिलिटी को एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर रहे हो, बट आईजीएसटी का आउटपुट लायबिलिटी सबसे पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होना चाहिए। फिर भी अगर आईजीएसटी का आउटपुट लायबिलिटी बचता है तो सीजीएसटी के साथ होना चाहिए, फिर भी बचता है तो एसजीएसटी के साथ होना चाहिए। तो पहले आईजीएसटी का जो आईटीसी पड़ा हुआ है वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, फिर भी अगर लायबिलिटी पड़ा हुआ है उन लायबिलिटी को आप सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करोगे। अगर सीजीएसटी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है देन आप रिमेनिंग लायबिलिटी को पे करने के लिए एसजीएसटी का आईटीसी को यूज कर सकते हो। इसलिए हम लिख रहे हैं आईटीसी ऑफ सीजीएसटी मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। अगर ये आईटीसी ऑफ सीजीएसटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है तो एसजीएसटी का लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी का आईटीसी ऑफ सीजीएसटी अगर फुल्ली यूटिलाइज्ड हुआ ही नहीं है तो आईटीसी ऑफ एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते हो टू सेट अप द लायबिलिटी अगेंस्ट आउटपुट लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी लायबिलिटी का एडजस्टमेंट सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी के साथ होगा, फिर भी अगर एडजस्टमेंट के बाद भी रिमेनिंग लायबिलिटी पड़ा हुआ है और आईजीएसटी का और आईटीसी है ही नहीं तो आप क्या करोगे? सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करोगे। अगर सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होने के बाद भी पड़ा हुआ है आईजीएसटी का लायबिलिटी तो वो लायबिलिटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। बट अगर सीजीएसटी में आईटीसी पड़ा हुआ है, आपने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया आईजीएसटी का लायबिलिटी पे करने के लिए, तो यू कैनॉट यूटिलाइज एसजीएसटी। यहाँ तक बात क्लियर है?